और आज नीतीश कुमार का जमुई में भी हमने भाषण के दौरान देखा कि सम्राट चौधरी के पास गए और कह रहे हैं कि अब इन्हीं को सब करना है। तो हो सकता है क्योंकि सम्राट चौधरी की तरफ लगातार इशारा कर रहे हैं। हम बात अब जीतन राम मांझी की कर लेते हैं। लंबे समय से उन्होंने मांग की है, पहले तो राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एक सीट मांगा था, लेकिन उसके बाद उनको निराशा हाथ लगी। अब एमएलसी का जब चुनाव आने वाला है, मंत्री पद की डिमांड वो कर सकते हैं। और परिवार के भीतर असंतोष की खबरें भी लगातार सामने आई है। पार्टी को एकजुट रखा, लेकिन उन्होंने इससे उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी बढ़ी है। सवाल ये है कि क्या मांझी की लगातार मांगे एनडीए के लिए दबाव बनेंगी या उन्हें संतुष्ट करना गठबंधन की मजबूरी होगी? जी, जीतनराम मांझी के जो एक उनकी जो राजनीति है वो पारिवारिक कलह में फंसी हुई है। गाहे बगाहे आप देखिएगा कि उनके जो बेटा है संतोष मांझी, वो भी पिता के राजनीतिक निर्णयों के खिलाफ बोलते रहते हैं, ऐसा देखा गया है मीडिया में। और इस बार जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो उनके परिवार के बहू और समधन जाकर के तेजस्वी यादव से मिले भी हैं। और एक अघोषित प्रतिस्पर्धा रहती है जीतनराम मांझी जी की चिराग पासवान के साथ। शायद इसलिए हो कि दोनों दलित नेता हों, लेकिन वो ऐसा अक्सर अपनी जो तुलना है, जैसे आप विधानसभा में सीटों का बंटवारा देख लीजिए, तो अपनी तुलना चिराग पासवान से करते हैं। तो और कुछ भी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कभी मुख्यमंत्री की बात हुई थी तो उन्होंने अपने अपने बेटे के बारे में भी बोला था कि वो बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा एक दलित नेता है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वो एक महत्वाकांक्षी नेता के रूप में हैं। और उनके साथ जुड़ी बात यह है कि अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो खुल्लम खुल्ला रखते भी हैं। और दूसरा पक्ष ये है उनका पारिवारिक अंतरकलह जो चलता रहता है राजनीति में। तो ऐसे में मांझी जी कैसे खुद संतुलन बनाएंगे एनडीए के अंदर अपने परिवार, अपने बेटे बहू को लेकर के, और और उनको ऐसा संतुलन बनाने के लिए बीजेपी कितना स्पेस देगी। क्योंकि देखिए राजनीति में एक गैप होने वाला है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी जीतनराम मांझी। ये जो एनडीए में लोजपा आर हमेशा बीजेपी की तरफ रही है, माना जा रहा है कि बीजेपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी रही है या जीतनराम मांझी हैं, ये हमेशा नीतीश कुमार की तरफ माने जाते थे। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद एक गैप बन रहा है। तो जितने भी नेता हैं, जो भी नेता हैं जिनके पास अपना जो भी जनाधार है, तो अपने वो राजनीतिक भविष्य को लेकर के नीतीश कुमार के जाने के बाद चिंतित हैं। ऐसे में वो लाजिमी है, वो सभी लोग बीजेपी पे ही अब दबाव बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे चाहेंगे कि ये जो 8 सीटें एमएलसी का 9 और एक मान लेते हैं कि जो उपचुनाव होने वाला है मंगल पांडे जी के सीट पे, तो वो जो 9 सीटें हैं इनमें से जीतनराम मांझी को भी मिले। लेकिन देखने वाली बात है कि बीजेपी उनको कितना देती है। चूंकि इस 9 में तो एक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जाएगा। अब लोजपा आर को कितने देती है, उनके 19 विधायक हैं, 19 विधायक भी हैं। और राज्यसभा में बहुत ही खामोशी के साथ और बिना कुछ लिए हुए, बिना कुछ अब मीडिया में तो कोई बार्गेनिंग नहीं आया। जिस वक्त ये चल रहा था कि चिराग पासवान की महाराष्ट्र सभा में जाएंगी, उसके बाद चिराग पासवान का एक बयान आता है कि उनकी जो मां है वो सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। तो बिल्कुल ही सहजता से, आसानी से अगर आप प्रत्यक्ष तरीके से कहेंगे तो लोजपा आर का बीजेपी को समर्थन रहा है। लेकिन राजनीति में कोई इस तरीके से बिना कुछ नफा नुकसान को तौले हुए कोई इस तरीके से समर्थन देता नहीं है। तो एमएलसी सीट को लेकर के एलजेपीआर को बीजेपी कितना सीट देती है, उस 8, और फिर उसी 8 में जदयू भी है। जदयू के पास भी अपने अच्छे विधायक हैं, जदयू भी सक्षम है। वो अपने बदौलत तो, अपने ही विधायकों के बदौलत तो वो 3 सीटें निकाल भी सकती हैं। तो उसी 8 सीटों में कैसे बंटवारा होगा ये बीजेपी को देखना है। एक तरीके से जदयू को भी मुझे लगता है कि जदयू भी हो सकता है कि वो 8 सीटों में 4 की दावेदारी कर दे। क्योंकि जो 5वीं सीटें हैं उस 5वीं सीट को बीजेपी का ही माना जा रहा है। माना क्या जा रहा है, सीवीएस राम तो बीजेपी कोटे से लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा जो अब तक, यानी जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय थे बिहार की राजनीति में, तब तक वो नीतीश कुमार या जदयू के करीब माने जाते थे। उसके बाद अचानक एक तरीके से खबर फैलती है कि वो बीजेपी के करीब हो गए हैं, बीजेपी में उनकी पार्टी का विलय होने वाला है। तो उसके बाद से तो वो बीजेपी कोटे से, जो बीजेपी की दूसरी सीट है, उसी से उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो वो भी बीजेपी में, एक तरीके से एमएलसी में भी वो भी बीजेपी में चले गए। तो अब जदयू को 8 सीटों में से कितनी सीटें मिलती हैं? जदयू चाहेगी कि 4 सीटें मिले, 3 तो कम से कम मिलेगा ही। चौथे को लेकर के यहाँ भी एक तरीके से बीजेपी और जदयू में
एक तरीके से कह सकते हैं कि जंग होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब कौन है जदयू में जो बीजेपी से बार्गेनिंग करेगा। पहले तो होता था, पहले नीतीश कुमार थे, या जब नीतीश कुमार बिल्कुल सक्रिय थे, चौकन्ने थे, तो बार्गेनिंग कर लेते थे। हाल के कुछ दिनों से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कोई बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जदयू को अगर 3 सीटें भी मिलती हैं, तो शेष सीटों को लेकर के अपने घटक दलों में बांटना एक बीजेपी के लिए कार्य है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस चुनौती को आसानी से लांघ जाएगी, क्योंकि इसमें उपेंद्र कुशवाहा को मिल ही रहा है, लोजपा को कुछ सीटें मिल ही जाएगी। अब रहा कि नहीं देने के बावजूद भी जीतन राम मांझी का एनडीए के प्रति विश्वास कायम रहे, तो बीजेपी संतोष मांझी के जरिए, क्योंकि संतोष मांझी अक्सर कई बार अपने पिता के राजनीतिक निर्णयों के खिलाफ और नरेंद्र मोदी या बीजेपी के पक्ष में बोलते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संतोष मांझी के खिलाफ वो जीतन राम मांझी का जो आक्रोश है उसको शांत कर लेगी और इस गुत्थी को भी सहजता से सुलझा लेगी हम्म। निश्चित तौर पे। और लेकिन ये अब तय है कि जिस तरीके से राज्यसभा की सीटें आई, ये पहली बार हुआ है जब बीजेपी ज्यादा सीटें ली हैं, यानी 5वीं सीट जदयू से लेने में सक्षम हो गई है। एमएलसी में भी अब बीजेपी ज्यादा सीटें ले लेंगी, तो जो राजनीति का जो पावर पॉइंट है वो जदयू से हट करके अब बीजेपी की ओर बढ़ रहा बिल्कुल। है। और बीजेपी बिहार में अब एक सशक्त तरीके से, या यूं कहिए कि एनडीए में अब बीजेपी प्रभुत्वशाली हो रही है, हम्म। और एनडीए अब बीजेपी के नेतृत्व में ही बिहार में आने वाले दिनों में दिखाई देगा।